अरे राम राम एवरीबॉडी। ये असाइनमेंट रख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो तो पहले। ठीक है, ये किसी पेपर में आया वो क्वेश्चन है। हाँ, क्या हो गया? द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर नॉट सिमिलर विद दोज इन चाइना।
खैर, यहाँ पे देखो, इसका आंसर तो ये है कि जो हमने सिमिलर एडजेक्टिव यूज किया ना, इसके साथ जो प्रिपोजिशन यूज कर रखी हुई थी गलत है। सिमिलरिटी शो करने के लिए या तो देन लिखा करो, अगर कंपेरेटिव डिग्री हो तो। कंपेरेटिव डिग्री तो यहाँ पर है नहीं, तो फिर टू लिखा करो। तो ये जो हमने सिमिलर लिखा ना, इसके साथ में यहाँ पे विद की जगह लिखो टू। अब जैसे इसके साथ टू लिखा ना, वैसे कुछ और भी वर्ड्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उनका ध्यान रखना। सिमिलर, इक्वल, इक्विवेलेंट, पैरेलल, टेंटामाउंट। ठीक है। कंपेयर्ड, एडजेसेंट, अप्रोपोज, एक्सेप्शन, एंटीडॉट, एयर, एरस, अडेयर, कंफर्म, allude, refer, reference, allusion, hindrance, detrimental, injurious, harmful, beneficial, essential, sensitive, indifferent, allergic, immune, prone, averse, prior, prefer, superior, adapt, acclimatize, succumb, susceptible, vulnerable, अब ये कुछ ऐसे कॉमनली यूज वर्ड्स हैं जिनके साथ में हमें टू प्रिपरेशन का यूज करना चाहिए। एक दो और देखो लिख देता हूं, हालांकि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखे होंगे। लिसन, बी मैरिड, एटसेट्रा। अब देखो, इसमें से ये जो वर्ड्स है ना जिन्हें हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इनका मीनिंग एक ही होता है, सिमिलर। सिमिलरिटी शो करने के लिए इनका यूज किया जाता है। सिमिलर, इक्वल, इक्विवेलेंट, पैरेलल, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब भी इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। इनके मीनिंग सेम होते हैं। इनके साथ टू लिखा करो। इनमें से जो वर्ड इक्वल है, एक तो इसका
और एक जो कंपेयर्ड है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। ध्यान रखने वाली क्या बात है वो यहां से देखना। नथिंग देखो, जैसे हमने दो सेंटेंस लिखे हैं, अब ये इक्वल वर्ड यहां पर भी हमने यूज किया, यहां भी यूज किया। यहां पर ये मेन वर्ब, क्योंकि यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, ये जो है कैन है, ये खैर यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो बी है, और ये इक्वल इसका कॉम्प्लीमेंट है एडजेक्टिव। अब जब ये एडजेक्टिव हो ना, तब इसके साथ टू लिखना। ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं जो अंडरलाइन किए गए, ध्यान रखना। और ये हमने प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव यूज किया है, जो कि नथिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने इक्वल लिखा है वर्ब है, और ये एज अ वर्ब ट्रांसटिव होता है। नथिंग कैन इक्वल व्हाट, व्हाट कैन नथिंग इक्वल। तो ये ट्रांसटिव वर्ब होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, प्रिपोजिशन नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखना कि अगर ये वर्ड एडजेक्टिव है तो प्रिपोजिशन लिखना, अगर वर्ब हो तब नहीं लिखना। उसके बाद में वो वर्ड है नेक्स्ट, कंपेयर्ड। उसको लेकर क्या समझना है वो यहां से समझना है। हमने लिखा दे कंपेयर्ड दिस ऑप्शन डैश अदर वंस। दूसरा, दे फाउंड दिस ऑप्शन बेटर कंपेयर्ड डैश अदर वंस। अब देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, इसमें ये है हमारी मेन वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इस सेंटेंस में हमने कंपेयर्ड लिखा ना, मेन वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब जो है ना वो फाउंड है। ये कंपेयर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव, ठीक है, ऑप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब अगर कंपेयर्ड वर्ब होगा, तो जब भी हम दो ऑप्शन को कंपेयर करते हैं, मान लो हम एक्स और वाई को कंपेयर कर रहे हैं, दे मस्ट बी पुट टुगेदर, जरूर नहीं एक साथ में रख के तभी कंपेयर करना पड़ेगा। टुगेदरनेस की प्रिपरेशन इंग्लिश में विद होती है, तो लिखा करो विद, अगर ये वर्ब हो तो। अच्छा, लेकिन जब ये वर्ब नहीं रहता, हम इसको सिमिलरिटी शो करने के लिए एडजेक्टिव बना लेते हैं, तब कंपेयर का मतलब सिमिलर या सिमिलरिटी, मान लो ये इन अ सिमिलर मैनर, तो टू लिखा करो, लेकिन अगर ये वर्ब हो तो विद लिखा करो। सो दे कंपेयर्ड दिस ऑप्शन विद अदर वंस एंड दे फाउंड दिस ऑप्शन बेटर कंपेयर टू अदर वंस, ठीक है। उसके बाद में जो वर्ड्स लिखे हैं एडजेसेंट, अप्रोपोज, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ होना, ठीक है, उसके साथ टू लिखा करो। अप्रोपोज का मतलब होता है अकॉर्डिंग विद रेफरेंस टू, उसके साथ भी टू लिखा करो। एक्सेप्शन, एंटीडोट, एक्सेप्शन का मतलब पता ही होगा, एंटीडोट का मतलब होता है कोई मेडिसिन जो पॉइजन को काउंटर करे। एयर, एयरस का मतलब उत्तराधिकारी उत्तराधिकारिणी होता है, इनके साथ टू लिखा करो। अडहेयर, कन्फर्म का मतलब सेम होता है, आबे करना, पालन करना, इनके साथ भी टू ही लिखो। एक वर्ब देखो, हालांकि हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उसका भी ध्यान रखना, सक्सीड। सक्सीड लिख लो और एक आंसर लिख दो। अगर आंसर नाउन हो तो इसके साथ भी टू ही लिखा जाता है। ये सारे डिस्कस हो रखे हैं पहले। अल्यूड और रेफर का मतलब सेम होता है, किसी चीज का रेफरेंस देना, एग्जांपल देना, इनके साथ टू लिखा करो। ये दोनों वर्ब हैं, और ये रेफरेंस और अल्यूजन इन्हीं वर्ब्स की नाउन फॉर्म है, टू उनके साथ भी लिखा करो। रेफर वर्ब है, रेफरेंस नाउन है, दोनों के साथ टू लिखा करो। अल्यूड और रेफर का मतलब होता है किसी चीज का रेफरेंस देना, एग्जांपल देना। हिंड्रेंस है, डिट्रीमेंटल है, इनका मतलब होता है रुकावट, ठीक है। इंजरियस, हार्मफुल, इनके ये भी सारे एडजेक्टिव्स हैं, इनके सबके साथ टू लिखा करो। बेनिफिशियल है, एसेंशियल है। एसेंशियल का देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर का। A well balanced diet is essential
फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, अब देखो कुछ बुक्स में इसका आंसर यहाँ पे दे रखा होगा कि जो वेल बैलेंस डाइट हमने लिखा ना, इसमें वेल की जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीज बैलेंस होती है वो वेल ही होती है। ठीक है, अब ये तो खैर उनके अपने लॉजिक, लेकिन आंसर ये है। सो एसेंशियल, बेनिफिशियल, हार्मफुल, इंजरियस, इनके सबके साथ में टू प्रिपोजिशन का यूज क्या करो। सेंसिटिव है, इंडिफरेंट है, हमारी क्वालिटीज होती हैं, जो भी इनका रेसिपिएंट होता है उनके साथ टू लिखा करो। सम पॉलिटिशियंस आर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। एलर्जिक है, किस चीज को लेकर एलर्जी है, इम्यूनिटी है, इनके सबके साथ टू लिखा करो। ही इज इम्यून टू कोल्ड, एलर्जिक टू डस्ट। प्रोन वगैरह ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। अब फास्ट बॉलर इज प्रोन टू इंजरीज, प्रोन का मतलब होता है ससेप्टिबल। ठीक है, अवर्स है, प्रायर है, प्रेफर है, सुपीरियर है, अडेप्ट है, एक्लिमेटाइज है। ये केवल वर्ड्स हमने लिख दिए यहाँ पे रिवीजन के लिए, सब पहले डिस्कस हो चुके हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ा हुआ कि अवर्स है, ऑब्जेक्ट है, प्रायर है, प्रेफर है, इनके साथ टू को एज अ प्रिपोजिशन यूज करते हैं। सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, एंटीरियर, ये सब हमने पढ़ रखे होंगे एडजेक्टिव में। अडेप्ट है, क्लिमेटाइज है, अकस्टम है। ठीक है, ये हमने सब प्रोनाउन में वर्ब्स पढ़ रखी हैं। सकम के साथ टू लिखा करो। सकम का मतलब होता है टू डाई बिकॉज ऑफ बीइंग अनएबल टू रेजिस्ट। कोई चोट वगैरह लग गई और उसको मतलब ठीक नहीं होना, मर जाना। ठीक है, ही सकम टू इंजरीज। ससेप्टेबल का मतलब और प्रोन का मतलब सेम होता है। बी प्रोन मतलब किसी चीज का हमेशा एक ससेप्टेबिलिटी रहना। ही इज ससेप्टेबल टू इंजरीज। वल्नरेबल का मतलब भी लगभग यही होता है, ओपन टू डेंजर। वल्नरेबल का मतलब होता है ओपन टू डेंजर या ओपन टू अटैक, जिसको इजिली हर्ट किया जा सके, अटैक किया जा सके। उसके बाद में लिसन है, बी मैरिड है, सक्सीड है, आंसर, ये सब हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। आंसर वर्ब हो तो ट्रांसिटिव होती है, नाउन हो तो इसके बाद प्रीपोजिशन टू लिखा करो। एक काम और करते हैं यहाँ पे, जैसे ही हमने सेंटेंस लिखा था ना, द प्रॉब्लम्स इन इंडिया इज नॉट सिमिलर टू चाइना, एक यहाँ पे मैंने दूसरा लिखा, द प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इन इंडिया आर डिफरेंट देन दोज इन चाइना। अगर मान लो हम इसे ऐसे लिखें, सिमिलरिटी ना शो करके हम डिफरेंस शो करें। देखो, ये जो देन हम लिखते हैं ना, ये कंजंक्शन कंपेरेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। ये जो डिफरेंट हमने लिखा ना, कंपेरेटिव डिग्री का नहीं है। तो अगर ये कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं है तो इसका देन गलत लिख दिया, फ्रॉम लिखा करो। देन कंजंक्शन का यूज क्या करो कंपेरेटिव डिग्रीज के लिए। यहाँ पे कोई कंपेरेटिव डिग्री है नहीं तो उसको हटा के फ्रॉम लिख दो। एक दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज क्या करो। एक तो यही डिफरेंट, एक वर्ब होती है डिफर। ठीक है, उसके बाद में डेराइव, एक्सट्रैक्ट, एक्सक्लूड, एग्जेम्प्ट, प्रोटेक्ट, abstain, refrain, desist, prevent, etc। ये दो चार वर्ड्स इनका ध्यान रखना, इनके साथ डिफरेंट लिखा करो। और इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, ये ध्यान रखना। बस डिफरेंस ये होता है कि डिफरेंट एडजेक्टिव होता है, डिफर वर्ब होती है। ठीक है, लेकिन डिफर का एज अ वर्ब एक मीनिंग और भी होता है, वो यहां से समझ लेना। आई नेवर डिफर डैश माई पेरेंट्स।
दूसरा माय ओपिनियन डिफर्स डैश योर्स। माय ओपिनियन डिफर्स डैश योर्स एंड आई नेवर डिफर डैश माय पेरेंट्स। अब देखो इन दोनों सेंटेंस में हमने डिफर को एज अ वर्ब यूज किया, ये वर्ब ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब अगर मीनिंग देखें इस सेंटेंस में, इसका मतलब होना चाहिए टू बी डिफरेंट, टू डिसएग्री, सॉरी। यहाँ पे इसका मतलब होना चाहिए टू डिसएग्री। और ओपिनियन तो दूसरे ओपिनियन से डिसएग्री कर नहीं सकता, क्योंकि डिसएग्री वर्ब जो होती है मेंटल स्टेट की वर्ब होती है, ओपिनियन में माइंड होता नहीं है तो उसकी मेंटल स्टेट भी नहीं होती। तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी डिफरेंट। इसका मतलब हो जाएगा टू बी डिफरेंट। तो डिफर वर्ब के दो मीनिंग होते हैं, एक तो डिफर का मतलब होता है बी डिफरेंट, और एक डिफर का मतलब होता है टू डिसएग्री। अगर इसका मतलब डिसएग्री होना या एग्री होना हो तो इसके बाद प्रिपरेशन लिखा करो विद। अगर इसका मतलब डिफरेंट होना हो तो लिखा करो फ्रॉम। तो डिफर के साथ हम फ्रॉम प्रिपरेशन तब लिखते हैं जब इसका मतलब वो भी डिफरेंट। सेंटेंस पढ़ोगे अपने आप जान जाओगे कहाँ इसका मतलब डिसएग्री होना है, कहाँ डिफरेंट होना है। और अगर इसका मतलब डिफरेंट होना हो तो फ्रॉम लिखना है, डिसएग्री होना हो तो विद लिखना। चलो अब असाइनमेंट उठा लो। हरिओम। देखो पहला क्वेश्चन, दे सर्च द मिसिंग मैन इन द एंटायर सिटी। लुक फॉर या इन्वेस्टिगेट? सर्च का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, लुक फॉर या इन्वेस्टिगेट? अब इन्वेस्टिगेट है तब तो ठीक है, बाकी इसका मतलब यहाँ पे लुक फॉर होना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो फॉर लिख दो। इसको लिखो दे सर्च फॉर द मिसिंग मैन। सर्च फॉर का मतलब ढूंढना, खोजना। तो सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, सर्च फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, खोजना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सर्च फॉर। अगला देखो, द झारखंड स्टेट अबाउंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। देखो ये जो अबाउंड हमने वर्ब लिखी ना, इसकी एक एडजेक्टिव फॉर्म होती है अबंडेंट। ठीक है, एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं, तब तक आंसर चाहो ऑफ की जगह इन लिख दो। आंसर जो है वो ऑफ की जगह इन लिख दो। देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, दिस फ्रूट इज abundant डैश विटामिन। इस ब्लैंक को फिल करना। ये कॉमन एक्सप्रेशन है, मतलब ये ज्यादा पढ़ने लिखने को इस तरीके के मिलते होंगे। क्या लिखा, अबे क्या लिखा देहातियों? बेचारे देहातियों को कुछ पता ही नहीं। और नहीं, अभी जो अबंडेंट वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, इसीलिए हमने इसको लिंकिंग और के साथ कॉम्प्लीमेंट बना के लिखा। अबाउंड इसी की वर्ब फॉर्म है, मीनिंग सेम होते हैं। जनरली जो सेम कॉन्टेक्स्ट के वर्ड्स होते हैं ना, उनकी प्रिपोजिशन भी कॉमन यूज होती है। तो अगर अबंडेंट एडजेक्टिव लिखोगे तो भी इन लिखना, अबाउंड वर्ब लिखोगे तो भी इन लिखना, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, बस एक वर्ब है एक एडजेक्टिव है। ये वैसे डिफरेंस हो गया जैसे डिफर और डिफरेंट में होता है। डिफरेंट एडजेक्टिव होता है, डिफर वर्ब होती है, लेकिन प्रिपोजिशन कॉमन होती है। तो कॉमन कॉन्टेक्स्ट के वर्ड्स की प्रिपोजिशन कॉमन हो जाती है। अबाउंड वर्ब होती है, अबंडेंट एडजेक्टिव होता है, दोनों के साथ इन लिखा करो। थर्ड क्वेश्चन देखो, ही विल नेवर एक्ट ऑन योर एडवाइस। अब हमने पढ़ा कि एक्ट ऑन का मतलब होता है अफेक्ट, प्रभाव करना। एक्ट अपॉन का मतलब होता है फॉलो करना, मानना। यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिख रखा है ही, तो ही अगर हमने लिख रखा है तो यहाँ पे मीनिंग होना चाहिए ऑबे। ऑबे मीनिंग एक्ट ऑन का नहीं, अपॉन का होता है। तो लिखो ही विल नेवर एक्ट अपॉन योर एडवाइस, इसका मतलब है ही विल नेवर फॉलो योर एडवाइस, ऑबे योर एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सम ऑफ हिज स्टोरीज हैव बीन अडेप्टेड टू टेलीविजन।
देखो, दे adapted themselves dash that job। एक दूसरा, they adapted the novel dash a movie। अब देखो, एक तो अडेप्ट वर्ड का बड़ा कॉमन मीनिंग होता है जो हमने पहले प्रोनाउन वगैरह में पढ़ा होगा, बदलना। अडेप्ट करना मतलब ढालना, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अडेप्ट करता है, अपने को ढालता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो ये बताने के लिए प्रिपरेशन लिखा करो टू, टू दैट जॉब, टू द सिटी, कुछ भी। लेकिन एक अडेप्ट का मतलब मॉडिफाई या बदलना भी होता है, मतलब बदलाव करना किसी चीज में। जैसे यहाँ पे इन्होंने अपने को ढाल लिया जॉब के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते। यहाँ पे अडेप्ट का मतलब मॉडिफाई मानना पड़ेगा कि उन्होंने नॉवल को मॉडिफाई कर दिया। नॉवल का मतलब कहानी वगैरह जो भी थी। वाई डिड दे अडेप्ट, अगर उन्होंने अडेप्ट किया तो क्यों किया, वजह क्या। जहां पे वाई का रिप्लाई लिखना हो ना, वहां पे फॉर प्रिपरेशन लिखा करो। पर्पस की प्रिपरेशन फॉर होती है। तो इसमें लिखो दे अडेप्टेड द नॉवेल फॉर अ मूवी, मतलब नॉवेल में उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए मूवी बनाने के लिए। तो पर्पस जो था चेंज करने का वो था मूवी बनाना। अब ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, इसको देखो पढ़ो। सम ऑफ हिज स्टोरीज हैव बीन अडेप्टेड, यहाँ पर भी अडेप्ट का मतलब यही है, मॉडिफाई करना। वाई हैव द स्टोरीज बीन मॉडिफाइड, क्यों स्टोरीज को मॉडिफाई किया गया, वाई का रिप्लाई बताना है, तो लिख दो फॉर टेलीविजन। तो अगर अडेप्ट का मतलब ढालना हो अपने को, तब तो टू लिखा करो, अदरवाइज इसके बाद फॉर लिखा करो। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। अबे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। टू, ही इज गुड टू अदर्स। अगर कोई पर्सन गुड है, इसका मतलब ही हैज द क्वालिटी ऑफ गुडनेस। अब जो भी उस क्वालिटी का रेसिपिएंट है ना, उसके लिए टू लिखो, ही इज गुड टू अदर्स। सिक्स्थ का आंसर अपने आप बताओ। अब देखो यहाँ पे सिक्स सेंटेंस में हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होम, ठीक है। और होम रिलेटिव प्रोनाउन को हमने टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखा। अगर हम इसे प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन रिजेंबल वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस का काम होता है अपने से पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को बाद वाली वर्ब से रिलेट करना। लेकिन हमने पढ़ा कि रिजेंबल तो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अगर रिजेंबल ट्रांसिटिव वर्ब होती तो होम तो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है, इसे रिमूव कर दो। तो होम से पहले जो हमने टू प्रिपरेशन लिखी है उसे रिमूव कर दो, टू प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, रिजेंबल वर्ब ट्रांसिटिव होती है। अगला देखो, द पुअर चिल्ड्रन वर एग्जम्प्टेड ऑफ पेइंग स्कूल फीस। अभी देखो यहाँ पे एग्जम्प्ट वर्ब लिखी थी, उसके साथ में फ्रॉम लिखा करो। और इसको ऐसे समझ लेना, मान लो ये स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, और ये सारे स्कूल फी पे करते हैं, मतलब सारे फी पे करते हैं। अब इनमें से कोई एक ऐसा हो जो इस ग्रुप से ना हो, मतलब फी पेइंग ग्रुप का वो ना हो, मतलब उस ग्रुप से बाहर हो। तो जब हम किसी को ग्रुप से बाहर कर देते हैं ना, तो जहां से उसको बाहर कर दिया गया वो ओरिजिन होता है, तो उसका फ्रॉम लिखा करो। एग्जाम्प्ट का मतलब एक्सक्लूड करना ही होता है, किसी को निकाल देना है किसी ग्रुप से बाहर। तो जहां से भी हम किसी को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेराइव करते हैं, वो उसका ओरिजिन पॉइंट होता है, तो उसके साथ लिखा करो फ्रॉम। तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्कूल पेइंग, ठीक है। सो द पुअर चिल्ड्रन वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग स्कूल फीस। तो एग्जेम्प्ट है, एक्सक्लूड है, डेराइव है, एक्सट्रैक्ट है, इनके सबके साथ फ्रॉम लिखा करो। अगला देखो, वुमेन कंप्राइज ऑफ 50% ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ। अब कंप्राइज ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ऑफ रिमूव कर दो, सिंपली ऐसे लिखो, वुमेन कंप्राइज 50% ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ। और अगर ऑफ लिखना ही हो तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखना, 50% ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ इज कंप्राइज्ड ऑफ वुमेन। 50% ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ इज कंप्राइज्ड ऑफ वुमेन। अगला देखो, आवर मोस्ट गेस्ट आर नॉट फैमिलियर टू दिस कस्टम्स ऑफ आर्स। अब यहाँ पे अगर फैमिलियर का मतलब होता है जान परिचय होना, तब तो ये टू ठीक है। लेकिन हमें पता है कस्टम्स के साथ में किसी की भी जान परिचय नहीं होती, उनके बारे में जानकारी होती है, तो फैमिलियर के साथ में विद लिखो। अगर फैमिलियर का मतलब बी नोन हो, तब प्रिपरेशन टू लिखा करो। अगर फैमिलियर का मतलब
बी वर्स्ड हो, टू हैव इंफॉर्मेशन हो, तो इसके बाद में विद लिखा करो। अगला देखो, द मैन वॉज बेंट। अब देखो जो बेंट वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है डिटरमिन्ड। अब कोई पर्सन अगर बेंट है, डिटरमिन्ड है, तो किस टॉपिक पे, उसके लिए प्रिपरेशन ऑन लिखनी पड़ेगी। जब ऑन लिख दोगे ना, तो ये टू सेल इन्फिनेटिव सेलिंग बन जाएगा। तो इसको लिखो, द मैन वॉज बेंट ऑन सेलिंग हिज एंसेस्ट्रल हाउस। बेंट है, फीड है, स्पेंड है, इंसिस्ट है, वो सारी वर्ड्स ध्यान रखना, उनके सबके साथ ऑन लिखा करो। माई नेबर इज ऑलवेज बोस्टिंग। अब जैसे माई नेबर इज ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट वट ही बोस्ट अबाउट, किस चीज के बारे में बोस्ट करता रहता है। तो या तो अबाउट लिखो, और नहीं तो बोस्ट के साथ में प्रिपरेशन ऑफ यूज होती है। ऑफ का मतलब उसकी बोस्ट, जो बोस्टिंग जो होती है वो रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेटेड होती है। तो रिलेशन शो करने के लिए ऑफ लिखा करो। ही इज ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ हिज हाई सोसाइटी कॉन्टेक्ट। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है सेखी बगाना। 12th क्वेश्चन, वी नीड मोर वॉलेंटियर्स टू कोप अप विद। अब देखो इसे ऐसे समझना, ये जो हमने कोप अप विद लिखे है ना वर्ब, वर्ब क्या तो फ्रेज हो गई, इसका मतलब होता है टू कैच अप विद। मैनेज करना, टैकल करना। अच्छा, कैच का मतलब पकड़ना होता है, उसको फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए हम उसके साथ में अप प्रिपोजिशन लिख देते हैं। कैच अप विद का मतलब किसी चीज को मैनेज करना। अप प्रिपोजिशन यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका हमें फ्रेजल वर्ब बनाना है, लेकिन कोप वर्ब का मतलब भी वही होता है, तो इसके साथ अप लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हटा दो। इसको सिंपली ऐसे लिखो, टू कोप विद, या फिर लिखो कैच अप विद। तो ये जो अप प्रिपोजिशन होती है ना, इसको अप कोप के साथ मत लिखा करो, इसको कैच के साथ लिखा करो। तो या तो लिखो टू कैच अप विद, और नहीं तो लिख दो टू कोप विद। अगला देखो, देयर इज स्टिल नो क्योर ऑफ द कॉमन कोल्ड। हमने कहा कि क्योर के साथ में ऑफ लिखा करो अगर ये वर्ब हो, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे नाउन है, जब ये नाउन है तो इसके बाद में प्रिपोजिशन फॉल लिखा करो। देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर अफ्लिक्टेड विद। अफ्लिक्ट के साथ में विद लिखा करो, फ्रेजल वर्ब होती है। अफ्लिक्ट विद इसका मतलब होता है सफर। फिर हमने कहा वन कैन नॉट रिमेन इंडिफरेंट। इंडिफरेंट टू व्हाट। अगर कोई पर्सन इंडिफरेंट होता है ना, तो उसकी क्वालिटी ऑफ इंडिफरेंस कहीं पे जाती भी है। जहां पे वो क्वालिटी जाती है वो रेसिपिएंट हो जाता है या डेस्टिनेशन हो जाता है, तो उसके साथ में टू लिखा करो। वन कैन नॉट रिमेन इंडिफरेंट टू दीज इवेंट्स। इंडिफरेंट है, सेंसिटिव है, इंजरियस है, इनके सबके साथ टू लिखा करो। 16th क्वेश्चन देखो, द अक्यूज्ड इंसिस्टेड। अब इंसिस्ट वर्ब के साथ में ऑन प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई पर्सन इंसिस्ट करता है ना, तो हमेशा कोई टॉपिक या मैटर होता है। अब उसके लिए प्रिपोजिशन ऑन लिखोगे, जब ऑन लिखोगे तो टू कंसल्ट जो इन्फिनिटिव है जेरेंड बन जाएगा। तो इसको लिखो, द अक्यूज्ड इंसिस्टेड ऑन कंसल्टिंग। 17 देखो, द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग वॉज एन अपरेंट एयर ऑफ द थ्रोन। एयर और एयरस के साथ भी टू लिखा करो। एयर एयरस का मतलब वारिस। 18 देखो, कमल जम्प्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जम्प्ड एट लिखो। किसी चीज को रेडली एक्सेप्ट कर लेना, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना, उसके लिए प्रिपरेशन लिखा करो, जंप एट। जंप टू का मतलब होता है जल्दबाजी करना, ठीक है। 19th को अपने आप सही करो। 19th सेंटेंस को अपने आप सही करो। अब देखो 19th सेंटेंस को हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि हम लैकिंग के बाद इन लिख दें, दो ही इज लैकिंग इन एक्सपीरियंस। जब हम लैकिंग के बाद में इन लिख देंगे ना, तो लैकिंग हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हमने प्रेडिकेटिवली यूज कर रखा है, तो उसके बाद प्रिपरेशन ये ना जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि हम लैकिंग को वर्ब मान लें। अच्छा, जब वर्ब मान लोगे तो ये स्टेटिव वर्ब होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लिखते हैं दो ही लैक्स एक्सपीरियंस। तो या तो टेंस चेंज कर दो, कॉन्टिन्यूअस की जगह इंडेफिनिट बना दो, लैक वर्ब स्टेटिव वर्ब होती है, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। या दूसरा ऑप्शन है कि इसको लैकिंग ही लिखा रहने दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल मान के इसके बाद में प्रिपोजिशन इन लिख दो। अगला देखो, ऑल मेंबर्स एग्रीड टू द पॉइंट। अब हमने पढ़ा कि एग्री टू का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। किसी को हमने कोई चीज ऑफर की, उसने एक्सेप्ट कर ली, तो एग्री टू।
अच्छा, यहाँ पे जो हमने लिख रखा है ऑब्जेक्ट, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो ऑफर किया जाएगा, पॉइंट को तो कोई ऑफर नहीं करेगा किसी को। तो पॉइंट का मतलब हो गया यहाँ पे टॉपिक या मैटर। टॉपिक और मैटर के लिए प्रिपरेशन ऑन लिखा करो। तो एग्रीड के बाद जो टू लिखा है ना उसको हटा के ऑन लिखो। ऑल मेंबर्स एग्रीड ऑन द पॉइंट। द कोच गॉट अनॉयड एट द प्लेस। अनॉयड एट समथिंग विद समवन। अगर कोई पर्सन हमें रेफर करना हो तो विद लिखा करो, थिंग्स का तो एट लिखा करो। प्लेयर्स पर्सन है, थिंग नहीं है, तो एट हटा के विद लिख दो। द कोच गॉट अनॉयड। अनॉयड है, एंग्री है, वेक्स्ड है, डिसगस्टेड है, इनके साथ एट लिखा करो तब जब ऑब्जेक्ट थिंग्स हो, पर्सन ऑब्जेक्ट हो तो विद लिखा करो। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर कॉज। अब देखो जैसे हमने लिखा अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर कॉज, हुज मेजर कॉज, हुज का रिप्लाई चाहिए। हुज का रिप्लाई हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन के साथ लिखा करो, तो फॉर हटाओ, हुज लिख दो, ऑफ लिख दो। कॉज ऑफ पॉवर्टी। 23rd देखो, इफ यू बाय दिस सूट यू गेट अ हाफ स्लीव शर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो ये जो हम फ्रेज यूज करते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एक्चुअली गलत होती है और इसकी जगह लिखा करो फ्री ऑफ चार्ज। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसकी कोई कॉस्ट ना हो, कॉस्ट हर एक चीज की होती है। कोई उसको चार्ज करे ना करे वो अलग बात है, फ्री में दे दे ऐसे ही। तो इसको लिखा करो फ्री ऑफ चार्ज। तो कुल मिला के फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फ्रेज नहीं होती, इसको हमेशा यूज किया करो फ्री ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी फ्री, कॉस्ट कैन नेवर फ्री। अगला देखो, द एमडी विल प्रिसाइड द एजीएम दिस ईयर। ठीक है, प्रिसाइड ओवर लिखो। प्रिसाइड ओवर का मतलब अध्यक्षता करना होता है। अगला देखो, मोस्ट चिल्ड्रन प्रेफर टू वॉचिंग मूवीज दिस डेज। इस सेंटेंस को भी सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि ये टू रिमूव कर दो। टू रिमूव कर देने से वॉचिंग जो जेरेंड है ना वो प्रेफर वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि टू लिखा रहने दो, वॉचिंग को वॉच कर दो, तो वो जो इन्फिनेटिव बनेगा वो प्रेफर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रेफर है, लव है, हेट है, लाइक है, डिसलाइक है, इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव्स भी हो सकते हैं, जेरेंड भी हो सकते हैं। तो या तो लिखो प्रेफर टू वॉच या लिखो प्रेफर वॉचिंग। अब जो तुम्हें सही लगे अपना वो कर लेना। 26 देखो, मोस्ट पीपल वर सस्पिशियस। ठीक है, ऑफ। सस्पिशियस है, सस्पेक्ट है, सस्पिशियन है, इनके साथ प्रिपरेशन ऑफ लिखा करो। ही कंट्रोल्स। नाउ व्हाट डज ही कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है, अगर वो कंट्रोल करता भी है तो। ठीक है, अब व्हाट का रिप्लाई चाहिए, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। ही कंट्रोल्स, व्हाट डज ही कंट्रोल, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, द लार्जेस्ट रिटेल डेवलपमेंट एम्पायर। जिन वर्ब्स के बाद व्हाट या हुम के रिप्लाई की जरूरत पड़े वो ट्रांसिटिव होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो उनके बाद। 28 सेंटेंस में देखो, ये जो हमने कंपेयर्ड लिखा है इसे हम क्या माने, पैसिव वर्ब माने या पास्ट पार्टिसिपल माने। 28 सेंटेंस में जो कंपेयर्ड लिखा है इसे क्या माने, पैसिव वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल। पता नहीं, बेचारे हिले हुए। बता पड़ोसी, पड़ोसी बताओ। इसको इसको ये नीचे देखने लग गया। ये 28 में कंपेयर्ड को क्या माने, वर्ब मान ले, तो गलत क्या हो जाएगा। मान लो हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है पैसिव। हाँ, खैर देखो, मानना तो पास्ट पार्टिसिपल ही। वर्ब इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि लाइफ को ड्रीम को कोई कंपेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, ये लाइफ की स्टेट है, ये एक्शन नहीं है। इट इज नॉट द एक्शन डन बाय समबडी, ये किसी के द्वारा किया गया एक्शन नहीं है, ये लाइफ की स्टेट है। और यहाँ पे कंपेयर का मतलब सिमिलर है। अगर कंपेयर का मतलब सिमिलर हो तो जान जाना ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हमने कहा लाइफ इज ऑफन कंपेयर्ड, कि लाइफ जो होती है वो कई बार सिमिलर हो जाती है। किस चीज के सिमिलर हो जाती है ये शो करने के लिए प्रिपरेशन टू लिखा करो, तो विद की जगह लिखो टू। लाइफ इज ऑफन कंपेयर्ड टू अ ड्रीम। अगला देखो, द मैन अनाउंस हिज कलीग्स दैट ही वुड नॉट चेंज हिज डिसीजन। इसका आंसर अपने आप बताओ। बोल के देख रहे हो गए, हाँ। हाँ, बोल के भी पता चल जाएगा।
अनाउंस वर्ब के साथ में प्रिपोजिशन टू लिखो, द मैन अनाउंस टू हिज कलीग्स। और वो जो पिछली क्लास में वर्ब्स लिखवाई थी, वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन, वो अपनी ध्यान रखना कि किन के साथ टू आता है, किन के साथ नहीं आता है। अनाउंस उस कैटेगरी की वर्ब्स में थी जिनके साथ टू यूज होता है। मैंने पहले ही कह दिया था, कैसे याद करोगे वो अपना देख लेना, ठीक है। अब मेरी तो टेक्निक ऐसी है, मुझे याद हो जाता है, तुम लोग नहीं कर पाओगे तो अपना देखना। द मैन मोहन प्राइड्स हिमसेल्फ ऑफ हिज अचीवमेंट्स। मुझे जो याद करना होता है, मैं रात को बैठता हूँ 12 बजे और सुबह तक रट्टा मारता रहता हूँ, सब अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। अगला देखो, मोहन प्राइड्स हिमसेल्फ ऑफ हिज अचीवमेंट्स, क्या लिखा, ऑन। प्राइड वर्ब के साथ में प्रिपरेशन ऑन लिखा करो। व्हेन समवन प्राइड्स देयर इज ऑलवेज सम टॉपिक और मैटर दैट ही प्राइड्स, ठीक है, तो उसके लिए ऑन प्रिपरेशन का यूज क्या करो, मोहन प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज अचीवमेंट्स। अब देखो ये जो हमने लिखा ना, तो सोल्जर डाइड ऑफ द वुंड, तो वुंड इज द डायरेक्ट कॉज, कोई पर्सन है उसके चोट लगी और वो मर गया चोट की वजह से, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कॉज है। डायरेक्ट कॉज के लिए प्रिपरेशन फ्रॉम लिखा करो, जब डिजीज वगैरह लिखी हो तब ऑफ लिखा करो। तो ये जो डाइड ऑफ लिखा है ना, इसको हटाओ, डाइड फ्रॉम लिख दो, डाइड फ्रॉम द वुंड। अगला देखो, इट मेड हिम फील डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव है, रॉब है, डिस्पोज है, इन सब वर्ब्स के साथ में प्रिपरेशन लिखा करो ऑफ। इट मेड हिम फील डिप्राइव्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। एनीवन इररिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन। देखो ये जो से हमने वर्ड लिखा इररिगार्डलेस, इसका सिनोनिम होता है इररिस्पेक्टिव, ठीक है। इसमें होता है क्या है, इसकी जो बेस वर्ड होता है वो होता है रेस्पेक्टिव, और इसका बेस वर्ड जो होता है वो होता है रिगार्ड, रिगार्ड, ठीक है। रिगार्ड वर्ड जो है नाउन है, रेस्पेक्टिव वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स के उनके एंटोनिम तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके साथ प्रीफिक्स इर लिख देते हैं, इर लिख देते हैं, इम लिख देते हैं, वो डिपेंड करता है। आर से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ में इर लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने इररेस्पेक्टिव लिख दिया, इर लिख देने से उसका एंटोनिम बन गया। अच्छा, इसके साथ हम देखें तो हमने इर भी लिख दिया और लेस भी लिख दिया, ये दोनों एंटोनिम बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। अब या तो लिखो इररिगार्ड या लिखो रिगार्डलेस, तब सही होगा। नाउन्स के साथ में लेस ऐड किया जाता है, तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट सही है, इर गलत है। मतलब इसको ऐसे लिखो रिगार्डलेस, इररिगार्डलेस कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है। और ये जो मैं समझा रहा था इसको ऐसे समझ लेना, कोई भी नाउन है, जब हम उसमें लेस ऐड कर देते हैं तो उसका एंटोनिम एक तरीके से तैयार हो जाता है जो कि एडजेक्टिव होता है। शेमलेस, ब्लेमलेस, पावरलेस, ठीक है, फेसलेस, दुनिया भर के, कैशलेस। तो नाउन्स में लेस ऐड कर देने से ना उनके एडजेक्टिव बन जाते हैं। अच्छा, और एडजेक्टिव्स में नेस ऐड कर देने से उनके नाउन्स बन जाते हैं। तो जो रिगार्ड वर्ड है ना वो नाउन होता है, उसके साथ में लेस का यूज किया करो, इर मत लिखा करो। रेस्पेक्टिव जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, इसका एंटोनिम बनाने के लिए इर लिख देते हैं। तो कुल मिला के इररेस्पेक्टिव या रिगार्डलेस, इररिगार्डलेस कोई वर्ड होता नहीं है, लोग बोलचाल में यूज करते हैं लेकिन वो गलत होता है। तो इसको लिखो एनी वन रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन। अगला देखो, नोबडी अप्रूव्ड हिज आइडिया। अब देखो हमने पहले कई बार डिस्कस किया होगा कि अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को वेरीफाई करना, ठीक है, कंफर्म करना। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को लेकर अपनी सहमति देना, अलाउ करना। यहाँ पे जो मीनिंग है ना, वो अप्रूव का मतलब वेरीफाई करना होता है, वो आइडिया को कोई वेरीफाई नहीं करेगा तो ये गलत है, इसको अप्रूव्ड ऑफ लिखो। नोबडी अप्रूव्ड ऑफ हिज आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी। तो मतलब उसका जो आइडिया था आर्मी ज्वाइन करने का, उसको किसी ने भी अलाउ नहीं किया है, उसको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। अप्रूव का मतलब वेरीफाई करना होता है, ध्यान रखना। 35th, कमल अटेंडेड टू हिज सिक मदर। अब हमने पढ़ा अटेंड टू का मतलब होता है कि किसी से हालचाल पूछना, इंटरेक्ट करना, और अटेंड अपॉन का मतलब होता है सेवा करना। अगर कोई सिक पर्सन है तो यहाँ पे अटेंड अपॉन लिख दो, कमल अटेंडेड अपॉन हिज सिक मदर। अटेंड अपॉन, वेट अपॉन का मतलब होता है सेवा करना, देखभाल करना। 36 देखो, मोस्ट कंपनीज डोंट कंप्लाई टू द सेफ्टी नॉर्म्स। देखो कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, मतलब जो नियम कानून है उनके हिसाब से चलना, और इसके साथ में प्रिपरेशन लिखा करो विद।
एक दो और वर्ब होती हैं वही मीनिंग, ऐसे मीनिंग वो कन्वे करती हैं, उनके साथ देखो प्रिपरेशन कैसे लिखते हैं, अबाइड बाई, अडेयर टू, कन्फर्म टू। इनके साथ ऐसे प्रिपरेशन लिखा करो। यू मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स, अबाइड बाय द रूल्स, अडेयर टू द रूल्स, कन्फर्म टू द रूल्स। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो कंप्लाई हटा के उसकी जगह अडेयर लिख दें या कंफर्म लिख दें, और नहीं तो विद लिखो। मोस्ट कंपनीज डोंट कंप्लाई विद द सेफ्टी नॉर्म्स। अगला देखो, अ हेल्दी ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ हेल्दी बॉडी। अब हमने पढ़ा कि कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है इंक्लूड, कंसिस्ट इनका मतलब होता है बी इंक्लूडेड। अब जो ब्रेन है ना वो इंक्लूड होगा बॉडी में, इंक्लूड कर नहीं पाएगा बॉडी को, क्योंकि ब्रेन जो है वो पार्ट है और बॉडी टोटल है। तो यहाँ पे ऑफ हटाओ, इन लिखो। अ हेल्दी ब्रेन कंसिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। इसका मतलब हो गया, अ हेल्दी ब्रेन इज इंक्लूडेड इन अ हेल्दी बॉडी, लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। उसके साथ में अगला हमने लिखा क्या है, इट मेक्स नो सेंस व्हेन वन परसिस्ट ऑन टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर इररिलेवेंट। ठीक है। अब देखो, जो परसिस्ट वर्ब होती है इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग, मतलब किसी चीज को कंटिन्यू करना, मतलब बेवजह खींचते रहना, बंद नहीं करना। ठीक है। इसके साथ में प्रिपरेशन लिखा करो इन। वट एवर इज कंटिन्यूड, जिस चीज को भी कंटिन्यू किया जा रहा है ना वो हमेशा स्टेट होती है। मान लो कोई बातचीत कर रहा है तो बातचीत करना भी एक स्टेट है। ठीक है। तो स्टेट्स की प्रिपरेशन इंग्लिश में इन होती है, परसिस्ट के साथ में हमेशा इन लिखा करो। अगला देखो, दिस वन पावर स्टेशन कीप्स हाफ द कंट्री सप्लाइड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, सप्लाई के साथ में या तो प्रिपरेशन टू लिखा करो या ऑफ लिखा करो, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि जो हमें प्रिपरेशन लिखनी है वो नाउन है क्या, रेसिपिएंट है या ऑब्जेक्ट सप्लाइड है। फिलहाल में यहाँ पे जो हमने प्रिपरेशन के साथ में नाउन लिख रखा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी रेसिपिएंट नहीं है, रेसिपिएंट है हाफ द कंट्री, जिसको पहले ही लिख दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी वो ऑब्जेक्ट है जो सप्लाई किया जा रहा है, तो ऑफ की जगह विद लिखो। अगला देखो, दैट मैन फेल विक्टिम टू। फॉल विक्टिम के साथ प्रिपरेशन टू लिखा करो। जब भी कोई फॉल करता है तो एक मोशन होता है, वो मोशन जिस एंड पे, जिस पॉइंट पे जाके एंड होता है उसके लिए टू लिखा करो। द मैन फेल विक्टिम टू हिज ऑन फूलिश डिसीजंस। 47 देखो, 41, 41 जो क्वेश्चन हमने लिखा ना, इसमें हमने एक वर्ब यूज की सबमिट। सबमिट करना, ईल्ड करना, सरेंडर करना, रिजाइन करना, और एक और कोई मीनिंग देखो, इस सेम मीनिंग, सबमिट, ईल्ड, सरेंडर, रिजाइन, रिकनसाइल। ये जो वर्ब्स होते हैं ना इनके लगभग मीनिंग सेम होते हैं। हार मान लेना, झुक जाना किसी चीज के सामने, तो जिससे भी हमने हार मान ली ना, टू। ये प्रोनाउन में भी वर्ब्स पढ़ी होंगी सारी, अपना रिवाइज करना। प्रीपोजिशन के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इससे पहले वाले चैप्टर्स में समझा दिए गए होंगे, वो सारे रिवाइज करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो सबमिट, यील्ड, सरेंडर, रिजाइन, रिकनसाइल, इन वर्ब्स के मीनिंग लगभग सेम होते हैं, हार मान लेना, झुक जाना। ठीक है। और इनके साथ प्रिपरेशन टू लिखा करो। ही यील्डेड टू देयर डिमांड, सरेंडर टू द प्रेशर। तो इसमें 41st में लिखो, द फैमिली डिड नॉट सबमिट देमसेल्व्स टू द थ्रेट्स ऑफ द ब्लैकमेलर्स। 42nd देखो, अभी हमने पढ़ा है कि डिफर का मतलब अगर डिसएग्री होना हो तो हमें प्रिपरेशन इसके साथ में विद लिखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट लिख रखा है स्टेटमेंट, इसके साथ में डिफर का मतलब डिसएग्री नहीं हो सकता, क्योंकि एग्री और डिसएग्री वर्ब मेंटल स्टेट शो करती हैं। स्टेटमेंट में कोई माइंड नहीं होता, उसकी मेंटल स्टेट नहीं होती। तो यहाँ पे डिफर का मतलब डिसएग्री होना नहीं, डिफरेंट होना होगा। अगर इसका मतलब डिफरेंट होना है तो प्रिपरेशन फ्रॉम लिखो। माई स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तो अगर डिफर का मतलब बी डिफरेंट हो तो फ्रॉम लिखा करो, अगर डिफर का मतलब डिसएग्री हो तो विद लिखा करो।
43rd का आंसर अपने आप बताओ। 43rd का आंसर अपने आप बताओ। हाँ, देखो अभी तुम्हारे दो चैप्टर बचे हुए हैं छोटे छोटे। एक तो अभी इसी हफ्ते में पढ़ा देंगे, एक जब छुट्टियों के बाद पढ़ाएंगे, वो 15-16 अगस्त के बाद, ठीक है। लेकिन लगभग मान के चलो कि सिलेबस हो गया पूरा। वो दो बचे हुए वो तो पढ़ाए जाएंगे, लेकिन ये मान के चलो। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे जब से जब आए होगे, पहली क्लास जो भी रही होगी, चाहे डेमो की रही होगी, चाहे टेंस की पहली क्लास रही होगी, तब से लेकर अब तक का सब रिवाइज करना शुरू कर दो। जब सारी चीजें रिवाइज करोगे ना, तो ये प्रिपरेशन के असाइनमेंट्स वगैरह अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि इनके बहुत से कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जो 43rd क्वेश्चन है ना, ये हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, इसके साथ जो हम टू लिखते हैं वो प्रिपरेशन होता है। और तरीका भी बताया उसको पहचानने का कि अगर ये इंप्लीमेंट जो हम वर्ब लिख रहे हैं, इन केस मान लो हम इसे हटा दें और केवल नाउन लिखें, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी, तब भी इस टू की जरूरत पड़ेगी। नो अदर मेंबर ऑब्जेक्टेड टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी। तो अगर रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी जो नाउन है उसके साथ भी टू लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब टू प्रिपरेशन है। अगर प्रिपरेशन है तो वर्ब जेरेंट फॉर्म में आएगी। वो जो इंप्लीमेंट बेस फॉर्म है ना, उसको जेरेंट बनाओ इंप्लीमेंटिंग। तो ये अभी 2-4 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। 15, 16, 17, 18 छुट्टी है। 17, 18 तो वीकेंड है, सैटरडे संडे इसलिए छुट्टी है। 15, 16 क्यों छुट्टी हो तुम जानते होगे, ठीक है। तो 4 दिन में वो क्या नाम अपना, तिरंगा मूवी देखने के अलावा ये जरा ये सारा पढ़ भी लेना। जितना आज तक पढ़ा है ना वो सारा रिवाइज कर लेना। 15 अगस्त पे तो तिरंगा ही आती रहती है ना दिन भर, तिरंगा, बॉर्डर, गेंडा स्वामी, ठीक है, कुलदीप चांदपुरी, यही चलता रहता है दिन भर। हाँ, क्या हो गया? क्या कह रहे हैं ससुर पागल आदमी? 14 की छुट्टी? तेरे को क्या फर्क पड़ना है, तेरे लिए तो सारी छुट्टी है। हैं? तू क्लास में आधा घंटा लेट आएगा, शुरू के कॉन्सेप्ट सारे तेरे वैसे ही निकल गए। पढ़ना लिखना तेरे को है ही नहीं, तेरी तो सारी छुट्टी छुट्टी है। हाँ, रहने दे। पढ़ने वाले बच्चों को चिंता होती है छुट्टी की क्लास है। तुम्हें तो मौज लेनी मुखर्जी नगर में, चाहे छुट्टी हो चाहे क्लास हो, तुम्हारे लिए तो सूखे सावन। मारूंगा बहुत अभी, बहुत मारूंगा, ठीक है। आ, इनके लिए सूखे सावन और भीगे भादों को, क्या था नहीं, हमारे गांव में कोई कहावत कही जाए, तो इनके लिए बराबर ही है। चाहे क्लास हो चाहे छुट्टी हो जाए, ये अपनी मौज में हमेशा, ठीक है। दो लोग हमेशा मौज में होते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, एक वो जो यहाँ है और एक वो जो यहाँ है। ऑल क्लियर वाले मतलब ठीक होते हैं, मतलब ऑल क्लियर वाला अपने एकदम से मौज में जीता है। ऑल क्लियर का मतलब, क्लियर के दो मीनिंग होते हैं ना, या तो कतई साफ पत्ता, ठीक है, वो मौज में अपना गाने गाता हुआ चल रहा है, मूवी देख रहा है, पहला शो देख रहा है, पहले दिन देख रहा है, जिस दिन मूवी रिलीज हुई पहले शो में आगे बैठ के सीटियां मार रहा है, ठीक है। हाँ, अच्छा, जो बिल्कुल ठीक है, जिसकी पढ़ाई लिखाई एकदम क्लियर है, उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी, बढ़िया रिवीजन कर रखा, वो भी अपना बेचैन, उसको भी कोई परेशानी नहीं। बीच वालों की रेल बनी पड़ी, ठीक है। और क्या, ये दोनों मौज में होते हैं। जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, वो देखो सीटी मारता हुआ रोड पे हाथ हिलाता हुआ, ठीक है, कमेंट करता हुआ जा रहा है, ठीक है, एकदम जहां पना आ गए हैं, ठीक है। गजरौला, इसका घर यहीं पे है। ये गजरौला है, यहाँ पे 150 किलोमीटर होगा हमें लगता है मुश्किल से, ठीक है। 2 घंटे लगने जाने में, और उसको 14 तारीख की छुट्टी चाहिए। हालांकि मैं इसके बारे में एक बार सोचूं भी, लेकिन मुझे जब लगे इसकी छुट्टी नहीं देने से कोई नुकसान होगा, इसका ना छुट्टी करने से कोई नुकसान, ना इसको पढ़ाने से कोई नुकसान, ठीक है, ये उतरना बराबर भाव है। क्यों परेशान हो रहा है? 15 दिन की छुट्टी नहीं, 14 की छुट्टी नहीं है, बता रहा हूँ पहले से। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा आ गया? 40? नहीं, 44। तो 43rd में इंप्लीमेंटिंग लिख दो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पढ़ रखा होगा। 44th पे आ जाओ, इसमें लिखो डिस्पोज ऑफ। ओ डबल एफ नहीं, सिंगल एफ वाला लिखो। और डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है डिस्कार्ड, किसी चीज को डिस्कार्ड करना, गेट रिड ऑफ। अगला देखो, करप्शन हैज परवेडेड थ्रू ऑल स्टेट ऑफ सोसाइटी। परवेड और पेनिट्रेट दोनों ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, इनके साथ अक्सर थ्रू प्रिपरेशन लिखकर आ रही थी, मन लिखा करो। जैसे हमने लिखा करप्शन हैज परवेडेड, परवेड का मतलब एक्चुअली स्प्रेड थ्रू होता है। सो व्हाट हैज इट परवेडेड, तो आंसर आ जाएगा ऑल स्टेट ऑफ सोसाइटी, तो थ्रू रिमूव कर दो। फिर हमने लिखा ही हैज ऑलवेज लॉन्ग्ड ऑफ हैविंग डिनर विद यू। देखो एक चीज समझना, जैसे हमने ये लिखा ही
इज लॉन्गिंग डैश फूड। ये जो लॉन्गिंग हमने वर्ड लिखा ना, ये वर्ब है कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और इसकी बेस फॉर्म होती है लॉन्ग। अब हमने पढ़ा कि लॉन्ग एडजेक्टिव होता है, वर्ब भी होता है लॉन्ग। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू विश, यर्न, पाइन। तो लॉन्ग वर्ब का मतलब होता है किसी चीज की तेज इच्छा होना। लॉन्ग वर्ब का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा करना। अब जैसे हमने लिखा ही इज लॉन्गिंग, ठीक है, वाई इज ही लॉन्गिंग, वजह क्या, तो फॉर आ जाएगा। तो जो लॉन्ग वर्ब होती है इसका मतलब होता है टू विश फॉर समथिंग। जैसे यर्न है, पाइन है, विश है, उनके साथ भी फॉर लिखा करो, इसके साथ भी फॉर लिखा करो। ही इज लॉन्गिंग फॉर फूड। अभी जो हमारे क्वेश्चन है ना, देखो ऐसे ही है। जैसे हमने लिखा ही हैज ऑलवेज लॉन्ग्ड, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग वर्ब है। व्हाई हैज ही ऑलवेज लॉन्ग्ड, तो क्या पर्पस है लॉन्गिंग का उसका, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा फॉर हैविंग डिनर विद यू। तो ये पर्पस हो गया, हैविंग डिनर विद यू जो है वो लॉन्गिंग का पर्पस हो गया। पर्पस और रीजन के लिए प्रिपरेशन फॉर लिखा करो। 47 देखो, मोस्ट डेंगू डेथ्स वर ओइंग टू। अब वर लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होते हैं, जहां पे एडजेक्टिव की जरूरत हो वहां पे ड्यू टू लिखा करो, ओइंग टू हटा के ड्यू टू लिखो। मोस्ट डेंगू डेथ्स वर ड्यू टू द अथॉरिटीज नेग्लिजेंस। 48 क्वेश्चन में देखो हमने अकर्ड वर्ब के साथ में हिम ऑब्जेक्ट लिख रखा है। अगर हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब वर्ब ट्रांसिटिव होगी। ट्रांसिटिव वर्ब हमेशा डूइंग होती है। अकर वर्ब हैपनिंग होती है। हैपनिंग वर्ब हमेशा इंट्रांसिटिव होती है। इंट्रांसिटिव के साथ टू आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हमने गलत लिख दिया। अब इसको सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि वर्ब चेंज कर दो, कोई ऐसी वर्ब लिख दो जो मीनिंग भी ना चेंज हो और वो ट्रांसिटिव भी हो। एक वर्ब होती है स्ट्राइक, तो या तो ये लिख दो द आइडिया स्ट्रक हिम। स्ट्रक करना मतलब हिट करना, वो एक्शन वर्ब है। और नहीं तो अगर अकर्ड वर्ब यूज करना चाहते हो तो इसके बाद प्रिपोजिशन टू लिख दो, द आइडिया अकर्ड टू हिम। तो या तो लिखो द आइडिया अकर्ड टू हिम, और नहीं तो लिख दो द आइडिया स्ट्रक हिम। इंट्रांसिटिव वर्ब्स, सारी हैपनिंग वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, ऑब्जेक्ट्स मत लिखा करो। अगला देखो, दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन अलूडेड। अब देखो ये जो हमने अलूडेड वर्ब लिखी ना यहाँ पे, इसके साथ में प्रिपोजिशन टू नहीं लिखा। हालांकि ये वर्ब पैसिव है, लेकिन जब एक्टिव बनाओगे ना तो टू लिखना पड़ेगा। जिन वर्ब्स के साथ एक्टिव फॉर्म में प्रिपोजिशन लिखनी पड़ती है ना, उनकी पैसिव फॉर्म में टू लिखा करो। तो इसको ऐसे लिखो, दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन अलूडेड टू। वॉइस चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तब तक यहाँ पे लिख दो, दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन अलूडेड टू ड्यूरिंग द रिसेंट मीटिंग्स। अब जब इस सेंटेंस को हम एक्टिव बनाएंगे ना, तो देखो ये सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव अलूडेड टू दीज प्रॉब्लम्स, ऐसे बनेगा। तो अगर हमें एक्टिव फॉर्म में अलूड के साथ प्रिपोजिशन टू लिखनी पड़ेगी ना, तो पैसिव में भी लिख दो। 50th क्वेश्चन, द रॉबर्स रॉब्ड ऑल वैल्यूएबल्स ऑफ द मैन। ये हमने मेन वर्ब में पढ़ा होगा कि रॉब वर्ब होती है और एडमायर वर्ब होती है। इनका ऑब्जेक्ट हमेशा पीपल को बना के लिखा करो, थिंग्स को नहीं। अब यहाँ पे देखो रॉब वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया वैल्यूएबल्स को, जो कि थिंग्स है, और मैन जो है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया ऑफ प्रिपोजिशन का, मतलब उल्टा लिख दिया। तो इसको ऐसे लिखो, द रॉबर्स रॉब्ड द मैन ऑफ ऑल वैल्यूएबल्स। रॉब वर्ब और एडमायर वर्ब, इनका ऑब्जेक्ट हमेशा कोई पर्सन, जिससे किसी चीज को छीना गया, ठीक है। रॉब का ऑब्जेक्ट पर्सन को बना के लिखा करो। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता था जिसमें हमें ये चेंज ना करना पड़ता जो हमने किया और सेंटेंस हो जाता? स्टॉलन, रॉब्ड की जगह स्टोल लिख देते वर्ब, द रॉबर्स स्टोल ऑल वैल्यूएबल्स, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट है रॉबर्स। अदरवाइज अगर हम स्टोल वर्ब लिख देते ना, तो हमें ये मेहनत नहीं करनी पड़ती जो भी करनी पड़ी है। अगला देखो, द मिनिस्टर रिमाइंडेड द किंग, व्हाट डिड यू रिमाइंड हिम ऑफ, तो प्रिपरेशन ऑफ लिखो, द मिनिस्टर रिमाइंडेड द किंग ऑफ हिज प्रॉमिस। रिमाइंड है, क्योर है, रिलीव है, प्राइज है, इन्फॉर्म है, वार्न है, ये वर्ब ध्यान रखना, इनके साथ प्रिपरेशन ऑफ लिखा करो। अगला देखो, द टीचर आई स्पोक टू, स्पीक है, लिसन है, इनके साथ प्रिपरेशन लिखा करो टू, द टीचर आई स्पोक टू। 53rd क्वेश्चन में हमने लिखा, द टीम लॉस्ट द मैच इन स्पाइट ऑफ इट वाज अ कंपैरेटिवली इजी टारगेट। अब देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है द टीम लॉस्ट द मैच, दूसरा है इट वाज अ कंपैरेटिवली इजी टारगेट। अब ये दो क्लॉज हैं, अगर ये दोनों क्लॉज हैं तो इन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें प्रिपोजिशन नहीं कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ प्रिपोजिशन होता है, तो इसको हटा के दो लिखो।
द टीम लॉस्ट द मैच दो इट वाज अ कंपेटिवली इजी टारगेट। ये कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। कोई और तरीका भी था इसे सही करने का कि इन स्पाइट ऑफ हटाना नहीं पड़ता और सेंटेंस हो जाता? अबे कोई और भी तरीका था इसको सही करने का कि जिसमें इन स्पाइट ऑफ को रिमूव नहीं करना पड़ता और सेंटेंस हो जाता? क्या करता है? हाँ, बना बना पार्टिसिपल। अबे हिले हुए, पहली बात तो वो पार्टिसिपल नहीं जेरेंड होता है। ठीक है, इन्हें पढ़ाओ से कुछ और, ये पढ़ के आते कुछ और। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट लिख दो। ऐसे लिख दो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट। इन स्पाइट ऑफ प्रिपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट बना दो द फैक्ट को, और उसके बाद में दैट कंजंक्शन लिख दो। डिस्कस किया था कि ये कंजंक्शन में? हाँ, किया था ना। तो ये अपने सब जब अब सारे चैप्टर्स रिवाइज करोगे ना तो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अगला देखो, द पैसेंजर्स पुश्ड हिज वे अक्रॉस द क्राउड। अब देखो, अक्रॉस का प्रीपोजिशन, अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज क्या करो? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्राउड है थ्री डायमेंशनल, तो थ्रू लिखो। 54th क्वेश्चन देखो, द पैसेंजर्स, अच्छा ये तो हो गया। 55th देखो, द सेम थीम्स वर रिपीटेड थ्रू आउट इन दिस मूवी। थ्रू आउट प्रिपोजिशन है, उसका उसका ऑब्जेक्ट लिखो। वो जो इन प्रिपोजिशन लिख दी वो गलत है, उसे रिमूव कर दो। थ्रू आउट द मूवी, थ्रू आउट प्रिपोजिशन हो गया, दिस मूवी उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगला देखो, द बालकनी जट्स आउट ऑन द स्ट्रीट। अब देखो, स्ट्रीट एक लाइन है, हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस लाइन से रिलेट करें जिसपे वो है तो हमें ऑन प्रिपोजिशन लिखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन रिलेट की जा रही है ना वो बालकनी है। अब मान लो ये स्ट्रीट है, रोड, अब बालकनी यहाँ होगी। ठीक है, अगर वो इस स्ट्रीट पे हो, अटैच टू स्ट्रीट हो, तब तो हमें लिखना पड़ेगा ऑन। लेकिन हमें पता है बालकनी यहाँ है, स्ट्रीट यहाँ है और बीच में एक वर्टिकल गैप है, ओवर लिखो। ओवर प्रिपोजिशन लिखा करो, जहां पे वर्टिकल गैप्स हो वहां पे ओवर अंडर प्रिपोजिशन यूज करनी चाहिए। तो लिखो, द बालकनी जट्स आउट ओवर द स्ट्रीट। अगला देखो, द पुलिस आस्ड, आज ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में जो टू लिखा ना रिमूव कर दो। द पुलिस आस्ड, ऐसे लिख दो, एनीवन। 58th क्वेश्चन में हमने लिखा दे आर नॉट वेरी गिवन टू। गिवन टू, टेकन टू, अगर इनका मतलब वो आदि होना, किसी चीज का लती होना, तो ये प्रिपरेशन, इनके साथ में जो टू लिखते हैं वो प्रिपरेशन होता है। वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिखो, टेकिंग टी। अब एक चीज और समझना, अगर मान लो हम ये टेक ना लिखें, जो वर्ब है ना टेक, अगर हम इसे ना लिखें केवल टी लिखें तब भी टू लिखना पड़ेगा। दे आर नॉट वेरी गिवन टू टी। गिवन टू का मतलब आदी हो जाना, हैबिचुअल हो जाना, ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़े होंगे। तो अगर टी नाउन के साथ भी ये टू लिखना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब ये टू प्रिपोजिशन है। अगर प्रिपोजिशन है तो वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिखो, टेक की जगह टेकिंग। अगला देखो, द टीचर वुड गिव अस अ टेस्ट ऑन एवरी वीकेंड। ऑन रिमूव कर दो। टाइम एक्सप्रेशंस के साथ में अगर दिस दैट नेक्स्ट लास्ट एवरी लिखा हो तो प्रिपोजिशन मत लिखा करो। अगला देखो, द रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट। अभी जो इक्वल एंड ऑपोजिट हमने दोनों वर्ड एंड से कनेक्ट कर रखे हैं ना, ये हमारे एडजेक्टिव है। ठीक है, लिंकिंग वर्ड के बाद में हमने इनको लिख रखा है ना, अगर ये वर्ब होता है इक्वल तो आईएनजी फॉर्म में आता। तो इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों एडजेक्टिव हैं, और चूंकि इन्हें हमने लिंकिंग वर्ड के बाद में लिख रखा है इसीलिए प्रेडिकेटिवली यूज हो रहे एडजेक्टिव हैं जो रिएक्शन नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट है। तो अगर हम इन एडजेक्टिव से द एक्शन नाउन को रिलेट करेंगे तो प्रिपोजिशन चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव एक्शन के नहीं है, रिएक्शन के एडजेक्टिव हैं। तो एक्शन को जब इनसे रिलेट करोगे तो टू प्रिपोजिशन लिखना, अपोजिट और इक्वल दोनों के साथ टू लिखा करो, तो कॉमन प्रिपोजिशन यूज हो जाएगी, द रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्शन। अगला देखो, दिस phenomenon कैन एक्सप्लेन अबाउट द origin। एक्सप्लेन इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, हेंस डोंट यूज अबाउट। उसको ऐसे लिखो, दिस phenomenon कैन एक्सप्लेन द origin ऑफ द अर्थ। फिर हमने लिखा आई डोंट रिमेम्बर हु स्पोक एट फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम फर्स्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर ये व्हेन का रिप्लाई है जैसा कि वो हैवी, ठीक है, तो ये एट हटा दो। अगर हम फर्स्ट का यूज सीक्वेंस के लिए करें कि कौन पहले बोला फिर कौन उसके बाद बोला, इस तरीके से सीक्वेंस का रेफर करना हो तो फर्स्ट एडवर्ब होता है, इसके साथ एट मत लिखा करो। फर्स्ट के साथ एट तब लिखा करो जब हमें किसी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन को रेफर करना हो, प्रेजेंट और पास्ट के।
तो आई डोंट रिमेंबर हु स्पोक फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। सीक्वेंस के लिए फर्स्ट का यूज किया करो, कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए एट फर्स्ट का यूज किया करो। 63rd में हमने लिखा द पीस प्रोसेस हैज सफर्ड, ठीक है, व्हाट हैज इट सफर्ड, अब व्हाट का रिप्लाई बताना है, ठीक है। तो सफर का मतलब अगर बेयर इल कंसिक्वेंसेज हो, और सफर का मतलब अगर किसी चीज को मतलब एक्सपीरियंस करना हो, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ये जो फ्रॉम लिखा ना, ये हटा दो। फ्रॉम का यूज तभी किया करो जब इसके बाद में कोई डिजीज वगैरह लिखी हो जिसकी वजह से कोई पर्सन सफर कर रहा है, मतलब सोर्स ऑफ सफरिंग जो होता है ना, उसके साथ फ्रॉम लिखा करो। सीरियस ब्लो जो है वो सोर्स नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिखो, वर्ब के साथ फ्रॉम रिमूव कर दो। हे राम। 64th क्वेश्चन देखो। इस सेंटेंस में जो रिजल्ट है ना, ये वर्ब है। हमने पढ़ा है कि रिजल्ट अगर वर्ब हो तो इसके साथ हमें इन या फ्रॉम प्रिपरेशन लिखनी चाहिए। फ्रॉम प्रिपरेशन तब लिखनी चाहिए जब प्रिपरेशन का लिखा गया ऑब्जेक्ट सोर्स हो। इन तब लिखनी चाहिए जब वो रिजल्ट हो। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स। व्हाट यू ईट का मतलब जो भी हम खाते हैं वो। तो जो हम खाते हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम्स का सोर्स है या रिजल्ट है? सोर्स है। अगर सोर्स है तो इन गलत लिख दिया, फ्रॉम लिखो। इसको लिखो रिजल्ट फ्रॉम व्हाट यू ईट, कि जो भी हम खाते हैं ना, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सोर्स वही होता है। अगला देखो। द बस स्टॉप्स राइट इन द फ्रंट ऑफ आवर हाउस। अब देखो, ये हमने आर्टिकल में पढ़ा होगा कि इन द फ्रंट ऑफ का मतलब होता है इनसाइड, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है अहेड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सीक्वेंस में जो हमसे आगे है वो, और इन द फ्रंट ऑफ का मतलब होता है इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर, फ्रंट साइड में, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई कार वगैरह कुछ ऐसा हो गया, तो ये दो पार्ट में होता है सिटिंग अरेंजमेंट कार में, ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड। तो अगर कोई पर्सन कार के अंदर यहाँ पे बैठा हुआ तो उसके लिए यूज होगा इन द फ्रंट ऑफ, यहाँ पे बैठा हुआ तो इन द बैक ऑफ। लेकिन अगर कोई कार के सामने खड़ा हो गया तो इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है अहेड, इन द फ्रंट ऑफ का मतलब होता है इनसाइड। ये सब आर्टिकल वार्टिकल में डिस्कस कर रखे हैं। अब अपने क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हमने लिखा द बस स्टॉप्स राइट इन द फ्रंट ऑफ आवर हाउस। अब घर के अंदर आके कोई बस नहीं रुक जाती, ठीक है, तो इन द फ्रंट ऑफ गलत लिख रखा है, द रिमूव कर दो। इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो जाएगा अहेड, सामने। अगला देखो। दे डिडंट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू मार्केट इन कार। अब ये हमने पढ़ा होगा आर्टिकल में, ये भी आर्टिकल में ही पढ़ा होगा कि अगर हम बाई प्रिपरेशन का यूज करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में डिटर्मिनर मत लिखा करो। अगर कोई दूसरी प्रिपरेशन यूज करोगे तो फिर जरूरत के हिसाब से डिटर्मिनर यूज करने पड़ जाएंगे। अब इस सेंटेंस को सही करने का तरीका एक तो है कि इन हटा दो, बाई लिख दो, बाई कार, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर इन लिखना ही चाहते हो तो फिर कार को डिटरमिन करो, कोई डिटर्मिनर लिख के, इन माई कार, योर कार, ए कार, द कार, कुछ ऐसे लिखो। तो अगर इन लिखना चाहते हो तो डिटर्मिनर लिखो, और नहीं तो प्रिपरेशन हटा दो, बाई लिख दो। अब जो आसान लगे अपना वो कर लेना। 67 देखो। द सेल्समैन वॉज टेलिंग अ लाई फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब श्योरली होता है, तो फॉर श्योर लिखो, श्योरली हटा दो। देर इज सफिशियंट टाइम फॉर प्रैक्टिस बिटवीन ईच लीग मैच। अब देखो, बिटवीन जो प्रिपरेशन है इसका ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा दो या दो से ज्यादा में ही होता है। बिटवीन का जब हम यूज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन दो में होता है, दो का मतलब होता है प्लूरल। लेकिन इसके साथ जो हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है देखो, वो सिंगुलर है, बिटवीन ईच लीग मैच। अब इसको सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि ईच लीग मैच की जगह लिख दो लीग मैचेस। देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर प्रैक्टिस बिटवीन लीग मैचेस। बिटवीन और अमंग प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं इतनी मेहनत करना चाहते हो तो प्रिपरेशन चेंज कर दो, बिफोर लिख दो, बिटवीन की जगह लिख दो बिफोर, बिफोर ईच लीग मैच। तो या तो प्रिपरेशन चेंज करो या ऑब्जेक्ट का नंबर चेंज करो, जो तुम्हें ज्यादा आसान लगे अपना वो कर लो। अगला देखो। वी मस्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। स्ट्रेस वर्ब ट्रांसिटिव होती है। स्ट्रेस और एम्फेसाइज एज अ वर्ब ट्रांसिटिव होती है। नाउन हो तो इनके साथ ऑन लिखना चाहिए। अभी जो स्ट्रेस हमने लिखा है नाउन नहीं है, वर्ब है। चूंकि ये वर्ब है तो इसका डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिखो, द मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन, ऑन रिमूव कर दो। 70th का आंसर अपने आप बताओ। अ हार्ड मैन टू डील विद।
डील वर्ब से जब हम मैन को रिलेट करेंगे तो विद प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी। डील विद का मतलब होता है मैनेज करना, टैकल करना, ठीक है। तो जब प्रिपोजिशन वैसे लिखनी पड़ेगी तो अभी भी लिखी दो, अ हार्ड मैन टू डील विद। अगला देखो, they refuse to tell us anything regarding his whereabouts। regarding is a preposition, hence don't use to। कंजंक्शन वाले असाइनमेंट में ये भी पढ़ रखा होगा। 72 देखो, they did not answer to most of his questions। अभी हमने पढ़ा कि आंसर के साथ हमें टू प्रिपोजिशन लिखनी चाहिए, लेकिन तब जब आंसर नाउन हो। ये वर्ब है, यहाँ पे डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, आंसर वर्ब है। अब हमने लिखा दे डिड नॉट आंसर, व्हाट डिड नॉट दे आंसर, ठीक है। तो व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, टू हटा दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, मोस्ट ऑफ हिज क्वेश्चंस। 73rd का आंसर अपने आप बताओ। 73rd का आंसर अपने आप बताओ। पार्टेकिंग इन। पार्टेक का मतलब अगर पार्टिसिपेट करना हो तो इसके बाद प्रिपरेशन इन लिखा करो। और अगर पार्टेक का मतलब क्लेम वन शेयर हो, अपना शेयर क्लेम करना हो, तो ऑफ लिखा करो। यहाँ पे फिलहाल में पार्टेक का मतलब है टेक पार्ट, पार्टिसिपेट करना, तो इन लिख दो। अटैक इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। 74th में जो हमने अटैक ऑन लिखा ना, अटैक अगर वर्ब हो तब तो ये ट्रांसिटिव होती है, नाउन हो तो इसके साथ हम ऑन लिख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल में वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब है तो ट्रांसिटिव वर्ब है। द वायरस हैज अटैक्ड, व्हाट हैज इट अटैक्ड, तो व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, हिज इम्यून सिस्टम, ऑन रिमूव कर दो। 75th सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था क्लास में, अगर ध्यान रहो, ठीक है। हाँ, ऑल, ये जो लिखा ना बिसाइड्स, इसकी जगह लिखो अपार्ट फ्रॉम। ऑल स्पोर्ट्स का मतलब हो गया टोटल, टोटल में एडिशन हो नहीं सकता तो बिसाइड्स मत लिखो, अपार्ट फ्रॉम लिख दो। टोटल से एक्सक्लूजन हो सकता है, एडिशन नहीं। अगला देखो, ही स्पोक विदाउट लिटिल एंथुसिज्म। अब इसमें भी वही है, ये भी क्लास में डिस्कस किया था। विदाउट का मीनिंग नेगेटिव होता है, लिटिल का मतलब भी नेगेटिव होता है, तो दोनों एक साथ मत लिखो। या तो विद लिखो, या फिर जब विदाउट लिख ही लिया तो फिर लिटिल मत लिखो, उसकी जगह एनी लिखो। तो या तो लिखो विदाउट एनी एंथुसिज्म, या लिखो विद लिटिल एंथुसिज्म। 77 देखो, हिज व्यूज आर श्योरली कॉन्ट्ररी एंड डिफरेंट फ्रॉम माइन। अब देखो, डिफरेंट एडजेक्टिव के साथ प्रिपोजिशन फ्रॉम लिखा करो, लेकिन ऑपोजिट है, इक्वल है, कॉन्ट्ररी है, इनके साथ टू लिखा करो। तो कॉन्ट्ररी और डिफरेंट इन दोनों एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रिपोजिशन यूज होती है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम यूज होता है, कॉन्ट्ररी के साथ टू यूज होता है। तो जो कॉन्ट्ररी के साथ टू यूज होता है वो लिखो, इसको लिखो कॉन्ट्ररी टू एंड डिफरेंट फ्रॉम माइन। अराइव के साथ प्रिपोजिशन या तो एट या इन। पॉइंट लाइक प्लेस हो तो एट लिखा करो, रीजन एरिया हो तो इन लिखा करो। स्टेशन जो होते हैं वो पॉइंट होते हैं, गैदरिंग पॉइंट्स, तो इनके साथ एट लिखा करो। स्टेशन है, पार्टी है, सिनेमा है, गैदरिंग पॉइंट्स होते हैं, इनके सबके साथ एट लिखा करो। 79th का आंसर अपने आप बताओ। अरे हिले हुए, यूजिंग लिख दो। अवर्स टू यूजिंग चीप मीन्स, अवर्स एडजेक्टिव होता है, इसके साथ जो टू लिखते हैं प्रिपोजिशन होता है। अगर ये यूज हम हटा दें जो यहाँ पे लिखा है, और केवल चीप मीन्स लिखा रहने दें जो कि नाउन है, तब भी देखो इस टू की जरूरत पड़ेगी। मोस्ट पीपल वर अवर्स टू चीप मीन्स। तो अगर चीप मीन्स नाउन के साथ भी टू लिखोगे तो इसका मतलब ये टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इन्फिनिटिव बनाने के लिए नहीं लिखा गया। इस वर्ब को जो कि अभी इन्फिनिटिव बेस फॉर्म में है, यूज, इसे जेरेंड बनाओ, यूजिंग। मोस्ट पीपल वर अवर्स टू यूजिंग। 100 देखो, दे लिव्ड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी किनारा। जैसे मान लो एक सिटी हो गई, ठीक है, दिल्ली, और इसके जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, बॉर्डरिंग, ये होते हैं आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट बाउंड्री होती है, लाइन ऑन लिखना चाहिए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइन लाइक होते हैं उनके साथ प्रिपोजिशन ऑन लिखा करो, तो लिखो दे लिव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। अगला देखो, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन वी एंड आवर फ्रेंड्स। अब बिटवीन प्रिपोजिशन हो गया, प्रिपोजिशंस के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, वी नॉमिनेटिव केस है, इसको हटा के लिखो अस। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन अस एंड आवर फ्रेंड्स। 82nd का आंसर अपने आप बताओ। हाँ,
इन स्पाइट ऑफ, सही है, बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हो। ये तो बहुत आसान होते हैं इंग्लिश। इंग्लिश तो हम लोगों ने हवा बना रखा है, इंग्लिश तो आसान है। इंग्लिश में कुछ करना थोड़ी होता है। जहाँ पे हाउस लिखा हो वहां पे होम लिख दो, ठीक है। और होम लिखा हो तो हाउस लिख दो, बस इंग्लिश आ गई, ठीक है। लाई लिखा हो ले लिख दो, ले लिखा हो लाई लिख दो, बस इंग्लिश आ गई, ठीक है। ये इतनी आसान इंग्लिश रहेगी। इसमें होम लिखा हो, अब्रॉड लिखा हो फॉरेन लिख दो, फॉरेन लिखा हो अब्रॉड लिख दो, बस आ गई इंग्लिश। इंस्पाइट ऑफ लिखा हो इंस्टीड ऑफ लिख दो, इंस्टीड ऑफ लिखा हो इंस्पाइट ऑफ लिख दो, आ गई इंग्लिश। ड्यू टू लिखा हो ओइंग टू लिख दो, ओइंग टू लिखा हो ड्यू टू लिख दो, आ गई इंग्लिश। क्लाइमेट लिखा हो वेदर लिख दो, वेदर लिखा हो क्लाइमेट लिख दो, आ गई इंग्लिश। अफेक्ट लिखा हो रिजल्ट लिख दो, रिजल्ट लिखा हो अफेक्ट लिख दो, आ गई इंग्लिश। बदतमीज। खोपड़ी नहीं यूज करते हो क्या? रट्टा मारने के लिए मुखर्जी नगर आए थे, क्यों माँ बाप के पैसे में आग लगा रखी है? 4 किताब मंगाओ, घर पे बैठ के सुबह शाम रट्टा मारो। अब देखो, ये इंस्टेड ऑफ जो हमने लिखा नहीं प्रिपोजिशन होती है, इसका मतलब होता है इन लिeu ऑफ, ठीक है। कोई भी प्रिपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं यूज होती। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो या तो कोई ऑब्जेक्ट लिखो अगर चाहते हो ये प्रिपोजिशन यूज हो। द कोच स्पोक नथिंग ड्यूरिंग द मीटिंग एंड चोज टू रिमेन साइलेंट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग, ऐसे कुछ लिख दो। और नहीं तो एक दूसरा तरीका, अगर अब तक ध्यान रहो हमने एडवर्ब चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऑफ हटा दो, इंस्टेड एडवर्ब होता है वो यूज हो जाएगा। तो ऑफ रिमूव कर दो, इंस्टेड लिख दो, इंस्टेड एडवर्ब होता है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिपोजिशन है, उसको बिना ऑब्जेक्ट के लिख नहीं पाओगे, या तो ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक है, या फिर उसको एडवर्ब बना दो, ऑफ रिमूव कर दो। पढ़ा था एडवर्ब वाले असाइनमेंट में ये कि नहीं? बता बे, ये पढ़ा था क्वेश्चन एडवर्ब वाले असाइनमेंट में या नहीं? हाँ हाँ, पता नहीं। ये क्वेश्चन डिस्कस किया था? अबे ये क्वेश्चन डिस्कस किया था एडवर्ब के असाइनमेंट में। हाँ देहाती हो, फिर इसमें क्या समझाया था? डब्बा सा मुंह, पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं। कह रहा हमें याद ही नहीं। याद क्यों रहेगा, कई साल पुरानी बात हो गई, जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे तब की बात है ये। पागल। 2 महीने का सिलेबस, 2 महीने का सिलेबस है, भूल जाते हैं। कुल मिला के सारा रिवाइज करना। जो मैं इन बहानों से समझाना चाहता हूँ वो ये कि अब हमें सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, डेमो क्लास से लेकर अब आज तक का सब कुछ। तो इंस्टेड एडवर्ब होता है, इंस्टेड ऑफ प्रिपोजिशन होती है, प्रिपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के आती नहीं, तो इंस्टेड लिख दो, इंस्टेड एडवर्ब होता है। अगला देखो, द कोच, ये हो गया। द बैंक इज इन फ्रंट ऑफ द सुपर मार्केट। अब देखो, जैसे हमने लिखा द बैंक इज इन, हो सकता है ये भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही रखा हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। जैसे मान लो ये कोई एक रोड हो गया, इस रोड पे एक बैंक है और एक सुपर मार्केट है, या फिर ये बैंक है और ये सुपर मार्केट है, या फिर ये बैंक है और ये सुपर मार्केट है। अब हमने यहाँ पे कुछ सिचुएशंस अज्यूम किए हैं, या तो ये बैंक और सुपर मार्केट इस सिचुएशन में है, या इस पोजीशन में है, या इस पोजीशन में। विच ऑफ दीज पोजिशन आर पॉसिबल एंड विच आर नॉट? कौन कौन सी पोजिशन पॉसिबल है, कौन सी पोजिशन पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि अगर बिल्डिंग ऐसे होंगी तो एक बिल्डिंग का बैक साइड दूसरी बिल्डिंग का एंट्रेंस हो जाएगा, जो कि लॉजिकली पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रीट या रोड देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है बिल्डिंग्स इस सीक्वेंस में नहीं हो सकती, या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। अगर ये ऐसे हैं तो इनके लिए प्रिपरेशन यूज करो बिसाइड, बिसाइड यूज करो, या नेक्स्ट टू यूज करो, साइड बाय साइड। अगर ऐसे हैं तो अपोजिट यूज करो। अपोजिट का मतलब ऑन द अदर साइड, फेसिंग ईच अदर। अगर ऐसे होते हैं, जो कि वो हो नहीं सकते हैं, तो हम यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है अहेड। जब दो या दो से ज्यादा नाउन एक सीरीज में एक सीक्वेंस में होते हैं, तो उनमें से जो पीछे होता है वो बिहाइंड हो जाता है, जो आगे होता है वो इन फ्रंट ऑफ हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि बिल्डिंग्स ऐसे नहीं हो सकती, बाकी कोई भी ऐसे हो। तो बजाय कि वहां पे इन फ्रंट ऑफ यूज करने के, या तो लिखो बिसाइड या लिखो अपोजिट। अपोजिट लिखोगे तो ये मानना पड़ेगा कि एक बिल्डिंग रोड के उस साइड है, एक इस साइड है। बिसाइड लिखोगे तो ये माना जाएगा वो साइड बाय साइड है, एक दूसरे के साइड में।
इन फ्रंट ऑफ का मतलब अहेड होता है, बिल्डिंग से सीक्वेंस में हो नहीं सकती, तो उनके लिए अहेड मत लिखो। तो इस क्वेश्चन को या तो लिखो द बैंक इज ऑपोजिट द सुपरमार्केट, या लिखो द बैंक इज बिसाइड द सुपरमार्केट। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा इन द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच। अब यहाँ पे हमने ऑफ हिज स्पीच लिख दिया तो हमें नाउन मिल गया। अब हमने पढ़ा कि एट द बिगिनिंग एट द एंड होती है एडजेक्टिव फ्रेजेस, उनका यूज हम तब करते हैं जब नाउन दे रखा हो। अगर नाउन नहीं दे रखा हो और टाइम इन जनरल को रेफर करना हो तो फिर हमें इन द बिगिनिंग इन द एंड यूज करना चाहिए। फिलहाल में यहाँ पे हमें टाइम इन जनरल को नहीं रेफर करना है, हमें ये कोई चीज है स्पीच, उसके फर्स्ट पॉइंट को रेफर करना है, तो एट द बिगिनिंग लिखो, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच। अगर ऑफ हिज स्पीच नहीं लिखा होता तो इन द बिगिनिंग सही हो जाता। अगला देखो, एवरी स्टूडेंट बट सी हैज टेकन द टेस्ट, हर लिख दो। बट वर्ड का मतलब अगर एक्सक्लूडिंग हो तो ये प्रिपरेशन होता है, यहाँ पे इसका मतलब एक्सक्लूडिंग ही है। ऑल स्टूडेंट्स का मतलब टोटल हो गया, और सी जो प्रोनाउन है उसको हमने उस ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया, तो एक्सक्लूजन के लिए अगर बट का यूज करोगे तो प्रिपरेशन हो जाएगी। इसका तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा करो। कहाँ चले गए भैया? हाँ सही है। 86 देखो, दिस कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉस इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के साथ में इन लिखा है वो रिमूव कर दो। टाइम वाले वर्ड्स के साथ में अगर दिस दैट नेक्स्ट लास्ट एवरी लिखा हो तो प्रिपरेशन मत लिखा करो। 87 देखो, 87 सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि टू को हटा दो, क्योंकि मैरिड यहाँ पे हमने एज अ वर्ब यूज कर रखा है, और एज अ वर्ब इसे यूज करोगे तो फिर ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एक तरीका तो है सही करने का कि सीधे ऐसे लिखो द एक्ट्रेस मैरिड अ न्यूयॉर्क बेस्ड बिजनेसमैन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैरिड को वर्ब मत मानो, पास्ट पार्टिसिपल मान लो, इससे पहले कोई लिंकिंग और लिख दो, गॉट मैरिड, द एक्ट्रेस गॉट मैरिड या वॉज मैरिड, ऐसे कुछ। तो या तो मैरिड को पास्ट पार्टिसिपल बना दो इससे पहले कोई लिंकिंग और लिख के, या फिर अगर वर्ब मानोगे तो फिर ये टू रिमूव कर दो क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अगला देखो, एट द बिगिनिंग दे हैड नो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। अब हमने यहाँ पे एट द बिगिनिंग लिख दिया। एट द बिगिनिंग एडजेक्टिव फ्रेज होती है, बिना नाउन यूज के बता यूज नहीं कर पाओगे, जब तक ये ना पता चले बिगिनिंग किसकी है तब तक इसका यूज मत किया करो। अब एट द बिगिनिंग लिख दिया लेकिन ये नहीं बता रहे कि बिगिनिंग किसकी है, तो ये गलत फ्रेज लिख दी। इसको जगह लिख दो इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग एट द एंड तभी लिखा करो जब नाउन मेंशन कर रखा हो जिसकी बिगिनिंग और एंड की बात करनी है। 89 देखो, those poor people submitted themselves to their fate in the end। in the end का मतलब इवेंचुअली, फाइनली। तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एंड जो वर्ड हमने यूज किया वो टाइम इन जनरल के लिए यूज किया, तो इन द एंड लिखो। एट द एंड तभी लिखा करो जब ये बता रखा हो कि एंड किसका। 90th क्वेश्चन देखो, द मैन डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंग इट्स। ठीक है, अमंग लिखो। डिवीजन के लिए लिखा करो इनटू, लेकिन यहाँ पे डिवाइड का मतलब डिवीजन नहीं है, यहाँ पे डिवाइड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। जो इट्स राइटफुल ऑनर्स लिखा ना, वो लोग हैं जिनमें किसी चीज को बांट दिया गया। तो डिवाइड के साथ इनटू तब लिखा करो जब डिवाइड का मतलब हो किसी चीज के टुकड़े कर देना। अगर डिवाइड का मतलब किसी चीज को बांट देना, किसी को दे देना हो, तो इसके बाद में अमंग या बिटवीन प्रिपरेशन लिखा करो। तो इनटू की जगह लिखो अमंग। क्वेश्चन नंबर 91 में जो हमने अक्रॉस लिखा है वो प्रिपोजिशन है, तो उसके बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट लिखो द रिवर, ऑफ रिमूव कर दो। दे डिसाइडेड टू रीच द पैडी फील्ड अक्रॉस द रिवर। 92nd का आंसर अपने आप बताओ। क्या लिखा है इसमें? टू रिमूव कर दो जो होम से पहले लिखा हुआ है। होम वर्ड को अगर हम बिना डिटरमिनर के यूज करें तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब्स के साथ में प्रिपोजिशन मत लिखा करो। ही रिटर्न्ड होम, अगर चाहते हो कि टू लिखा रहे तो फिर होम को नाउन बना दो इससे पहले कोई डिटरमिनर लिख के, ही रिटर्न टू हिज होम, टू द होम, ऐसे कुछ। ये एडवर्ब में पढ़ा होगा।
अगला देखो, द ड्राइवर ऑलवेज सिट्स इन फ्रंट ऑफ द कार। अब इन फ्रंट ऑफ का मतलब अभी हमने पढ़ा है कि इसका मतलब अहेड होता है, इन द फ्रंट ऑफ का मतलब इनसाइड होता है, ड्राइवर जो होता है वो इनसाइड द कार बैठता है, तो इन फ्रंट ऑफ हटाओ, इन द फ्रंट ऑफ लिखो, इन द फ्रंट ऑफ द कार। यू हैव ब्लू आइज एज हिम। अब यहाँ पे कभी भी हमें अगर सिमिलरिटी शो करनी हो मैनर की, तो हमें एज लिखना चाहिए, लेकिन हैव जो वर्ब है ना वो पोजेशन की वर्ब होती है, इसमें मैनर होता नहीं है, तो एज हटा दो, यहाँ पे लाइक लिख दो। एज का यूज तभी क्या करो जब हमें हाउ को रिप्लाई करना हो। तो हैव चूंकि वर्ब ऑफ पोजेशन होती है, इसके साथ एडवर्ब आ नहीं सकता इसे डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये एज लिखा है, इसको हटा के लाइक लिख दो। यू हैव ब्लू आइज लाइक हिम। दे डिड नॉट सपोर्ट द डिसीजन बिकॉज देयर डाउट्स। अब देखो बिकॉज है कंजंक्शन, अगर बिकॉज यूज करोगे तो हमें इसके बाद में क्लॉज लिखनी पड़ेगी। क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही। देयर डाउट्स जो हमने लिख रखा है ये सब्जेक्ट तो मान लोगे, लेकिन क्लॉज तो कहीं है नहीं, तो बिकॉज गलत हो गया, इसको बिकॉज ऑफ लिख दो। दे डिड नॉट सपोर्ट द डिसीजन बिकॉज ऑफ देयर डाउट्स। बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा, देयर डाउट्स उस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बिकॉज कंजंक्शन होता है, बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन होता है, अपना ध्यान रखना। हालांकि अगर हम चाहते तो इस सेंटेंस में बिकॉज को भी जस्टिफाई कर सकते थे, अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते। दे डिड नॉट सपोर्ट द डिसीजन बिकॉज दे हैड सम डाउट्स, बिकॉज ऑफ द डाउट्स दैट दे हैव। मतलब अगर हम इसको क्लॉज बना देते तो ये बिकॉज से हो जाता है, लेकिन या तो क्लॉज बनाओ या फिर उसको चेंज करके प्रिपरेशन बनाओ, जो आसान काम है वही कर लिया करो। अगला देखो, वी रेड दिस न्यूज इन साइड अ मैगजीन। प्रिंट मीडिया के साथ में इन लिखा करो, इन अ मैगजीन। द टीचर साइंड द नोट बाय अ बॉल पेन विद। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रिपरेशन विद लिखा करो। फिर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू मी चिल्ड्रन शुड बी टॉट लाइफ स्किल्स एट एन अर्ली एज। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर नो गॉस्ट्स। अब जैसे हमने ये लिख दिया अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर नो गॉस्ट। अब देखो ये स्टेटमेंट है जो स्पीकर बता रहा है किसी को। अच्छा, वो जो स्टेटमेंट ये बता रहा है उसका सोर्स क्या है? अगर वो उसका स्टेटमेंट अपना खुद का नहीं है, किसी और सोर्स का इंफॉर्मेशन मतलब यूज कर रहा है, तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम अकॉर्डिंग के साथ लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग जो फ्रेज होती है इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें जो हम कह रहे हैं उसका सोर्स मेंशन करना हो। अगर हम ये कह रहे हैं देयर आर नो घोस्ट, अगर ये हमारा अपना खुद का ओपिनियन है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर ये हमारा ओपिनियन नहीं है, एक इंफॉर्मेशन किसी दूसरे सोर्स की है, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू के साथ उसे लिख देते हैं जो सोर्स हो। ऑथर सोर्स है तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो अभी तो चलो ये ठीक है। अब मान लो हम इसको ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मी देयर आर नो घोस्ट्स। तो अगर हम ये लिखते हैं कि इस स्टेटमेंट के सोर्स हम खुद ही हैं, तो फिर अकॉर्डिंग टू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका यूज तब करना पड़ता है जब स्पीकर किसी दूसरे सोर्स को रेफर करे। अगर अपनी ही बात करनी है तो अकॉर्डिंग टू मत लिखो, ये गलत हो गया। अब जैसे हमने अकॉर्डिंग टू मी लिखा है, ऐसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अस भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अस और मी दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जो स्पीकर के लिए यूज किए जाते हैं। अगर इनको लिखना ही है तो इसको ऐसे लिखो, इन माई ओपिनियन या इन आवर ओपिनियन, इन माई ओपिनियन या इन आवर ओपिनियन। तो अकॉर्डिंग टू प्रिपोजिशन के साथ में फर्स्ट पर्सन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मत लिखा करो, फर्स्ट पर्सन स्पीकर खुद ही होता है। उस सिचुएशन में या तो कुछ भी मत लिखा करो या फिर लिखा करो इन माई ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन। तो जो 98th क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू मी को लिखा हटा के इसको लिखो इन माई ओपिनियन। 99 देखो, 99 सेंटेंस में हमने लिखा नो बडी एल्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाउ डज अंडरस्टैंड, अब हाउ का रिप्लाई चाहिए तो एक तो एज लिखना चाहिए, दूसरा अगर मान लो हम लाइक लिखें भी, तो फिर अगर लाइक लिखना भी चाहते हो ना, तो ये जो ही डज लिख रखा है, ठीक है, ये ही सब्जेक्ट है, डज इसका प्रेडिकेट है। अगर ही सब्जेक्ट है, डज प्रेडिकेट है, तो क्लॉज बन गई। अगर क्लॉज बन गई तो इससे पहले कंजंक्शन लिखना पड़ेगा, लाइक प्रिपरेशन होता है। तो एक ऑप्शन तो है कि लाइक को हटा के कोई कंजंक्शन लिख दो, एज कंजंक्शन लिख दो, एज कंजंक्शन भी होता है। तो एक ऑप्शन तो है कि लिख दो नो बडी एल्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज ही डज,
दूसरा ऑप्शन है कि अगर लाइक ही लिखे रहना देना चाहते हो तो ये प्रिपोजिशन होता है, ये हटाओ क्लॉज और सीधे ऑब्जेक्ट लिखो हिम। नोबडी एल्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लाइक हिम। तो या तो लिखो लाइक हिम या लिखो एज ही डज। 100 का आंसर अपने आप बताओ। पता ही नहीं बेचारे मूर्खों को। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं बॉडी लाइक सोल इज नॉट इमॉर्टल, तो इसका मतलब क्या है? बॉडी और सोल दोनों इमॉर्टल नहीं है कि एक इमॉर्टल नहीं है? दोनों इमॉर्टल नहीं है या दोनों में से कोई एक इमॉर्टल नहीं है? हाँ, दोनों ही नहीं है। अगर हम लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नेगेटिव वर्ब से पहले लिखें तो ये सिमिलरिटी शो करता है, तो इसका मतलब बॉडी इज नॉट इमॉर्टल एंड सोल इज नॉट इमॉर्टल। अब हमें पता भले ही ये ग्रामेटिकल हो सेंटेंस, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि बॉडी बॉडी इमॉर्टल नहीं है, सोल इमॉर्टल है। तो हमें डिफरेंस शो करना था, सिमिलरिटी नहीं। तो या तो लाइक की जगह अनलाइक लिखो, ठीक है, और नहीं तो लाइक सोल को बाद में लिखो, बॉडी इज नॉट इमॉर्टल लाइक सोल। अब जब हम ये लिख देंगे बॉडी इज नॉट इमॉर्टल लाइक सोल, तो इसका मतलब हो जाएगा बट सोल इज इमॉर्टल। ये प्रोनाउन में पढ़ा होगा, प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ाया होगा तब ये समझाया होगा, अपना वहीं देख लेना जाके। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा however late does he start he will finish the work till 8 pm। अब कल हमने पढ़ा कि अगर हमें when का रिप्लाई करना हो तो बाई प्रिपोजिशन का यूज करना चाहिए, हाउ लॉन्ग को रिप्लाई करना हो तो टिल का यूज करना चाहिए। देखो तो यहाँ पे किसे रिप्लाई करना है, when को या हाउ लॉन्ग को? when will they finish the work या how long will they finish the work? when, तो टिल हटाओ, बाई लिख दो। बाई जब हम प्रिपोजिशन यूज करते हैं टाइम के लिए तो इसके साथ लिखी गई फ्रेज जो होती है ना वो पॉइंट होती है। टिल यूज कर लेते हैं तो फिर जो हम फ्रेज लिखते हैं वो ड्यूरेशन होती है। चलो, ये लो बच्चों, चलो कल मिलते हैं, बाकी आज के लिए सभी को बाय।